हाय एवरीवन, वेलकम टू एसपी केमिस्ट्री क्लासेस। प्रीवियस वीडियो में हमने डिटेल में स्टडी किया था टाइप ऑफ बोरेन्स, जिसमें मैंने आपको बता दिया था क्लोज़ोनिडियो अरेक्नोबोरेन्स की स्ट्रक्चर कैसे होता है, क्या डिफरेंस होता है इनमें। साथ ही मैंने बताया था कार्बोरेन्स कैसा होता है, आइसोलोबल एनालॉजी भी हमने पढ़ा और साथ ही डिटर्मिनेशन सीख लिया था कि हम किसी भी कॉम्प्लिकेटेड जो स्ट्रक्चर होता है या कोऑर्डिनेशन स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको क्लोज़ोनिडियो अरेक्नोबोरेन में कैसे हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है, वो वीडियोस आप ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्या, कंपाउंड ऑफ द बोरॉन, जिसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं बोराजीन। अब बोराजीन क्या है, बोराजीन को अगर मैं बात करूँ, नॉर्मल इंट्रोडक्शन दूँ तो ये एक 6 मेंबर्ड प्लेनर रिंग है। 6 मेंबर प्लेनर रिंग है जिसमें ऑल्टरनेट बोरॉन और नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होता है। स्ट्रक्चर को अगर देखें तो स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम दिखता है बेंजीन के जैसा, फिजिकल प्रॉपर्टी भी बेंजीन के जैसा ही होता है, इसलिए इसे इनऑर्गेनिक बेंजीन कहा जाता है। पर जैसे मैंने पहले ही बता दिया था कि इनके जो केमिकल प्रॉपर्टी होता है ना, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है बेंजीन से। साथ ही इसके स्ट्रक्चर मैं अभी डिटेल में पढ़ाऊंगी, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद एक बार सोचने लगेंगे कि इसे इनऑर्गेनिक बेंजीन कहना चाहिए या नहीं। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहला इंट्रोडक्शन कि व्हाट इज़ द बोराजीन। तो बोराजीन एक्चुअल में उसका जनरल फॉर्मूला होता है B3N3H6। यहाँ पे B3N3H6 है, तो बिल्कुल बेंजीन के जैसा ही यहाँ 6 मेंबर रिंग होगा। रिंग प्लेनर होता है, हेक्सागोनल होगा। साथ ही अल्टरनेट बोरॉन एंड नाइट्रोजन एटम जो है वो अटैच्ड होते हैं। स्ट्रक्चर ये दिख रहा है आपको। अगर मैं बात करूँ स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है जैसे बेंजीन होता है ना, बेंजीन कुछ ऐसा होगा, बेंजीन बिल्कुल वैसे ही बोराजीन की स्ट्रक्चर की बात करें तो आप देख पाएंगे इसी के जैसा ही होगा। यहाँ पे बोरॉन नाइट्रोजन, बोरॉन नाइट्रोजन, बोरॉन नाइट्रोजन, ऐसे ऑल्टरनेट ये 6 मेंबर रिंग में अरेंज होते हैं। अब क्योंकि आपको पता है कि बोरॉन ये जो उसके साथ ही 6 हाइड्रोजन इसके पास अटैच होगा। जैसे ही बॉन्डिंग हुई स्ट्रक्चर्स में आप देख पा रहे हो कि ये जो है वो कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, स्ट्रक्चर है बिल्कुल जैसे बेंजीन है वैसा sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। sp2 हाइब्रिडाइज्ड इसके स्ट्रक्चर हो जाते हैं। अब sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, साथ ही नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड्स बना रखे हैं, तो नाइट्रोजन के पास होता है लोन पेयर, और ऐसे बोलते हैं कि ये जो लोन पेयर है ना वो इसको डोनेट कर देता है और यहाँ पे पाई बॉन्ड्स क्रिएट होता है, इसलिए ये लगभग बेंजीन के जैसे दिखने लगता है। ठीक है, ये बेंजीन के जैसे दिखता है। मतलब इसके स्ट्रक्चर्स की बात करें तो यहाँ पे कुछ ऐसा इसका स्ट्रक्चर देखने को हमको मिलेगा। इसलिए इसे इनऑर्गेनिक बेंजीन कहा जाता है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया। लेकिन हम अभी इसकी डिटेल में स्टडी करेंगे इसके स्ट्रक्चर्स की, और क्या रीज़न है कि ये केमिकल प्रॉपर्टी बेंजीन जैसा बिल्कुल भी शो नहीं करता। इनफैक्ट मैं बोलूँ ना कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो भी ये शो नहीं करेगा। तो वो सारी चीज़ें हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो बोराजीन के प्रिपरेशन की बात करें तो प्रिपरेशन के लिए 2 मेथड का यूज़ किया जाता है। सबसे पहले तो जो डाइबोरिन है, डाइबोरिन, इसकी रिएक्शन कराई जाती है अमोनिया के साथ। पहले भी बताया था इस रिएक्शंस को मैंने। तो जैसे ही आप डाइबोरिन की रिएक्शन अमोनिया के साथ कराओगे तो यहाँ पे कैसे होता है, एक्चुअली ये डाइबोरिन है, हेट्रोलाइटिक फिजन होगा, टर्मिनल हाइड्रोजन बना लीजिए डाइबोरिन्स में। ऐसे होता क्या है, अमोनिया जैसे इसके पास आता है ना, अमोनिया अपना लोन पेयर इसको डोनेट करता है। तो ये अमोनिया आया इसके पास में अपना लोन पेयर्स लेके, अमोनिया का मॉलिक्यूल्स आता है यहाँ पे अपना लोन पेयर्स को डोनेट करता है। जैसे ये लोन पेयर डोनेट करता है, बॉन्ड कुछ यहाँ से ब्रेक होगा जिसको आप बोलते हो हेट्रोलाइटिक टाइप का बॉन्ड फिजन, और हेट्रोलाइटिकली बॉन्ड फिजन होकर के यहाँ पे कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा कुछ ऐसा, BH2NH3 होल ट्वाइस। ये पूरे पॉजिटिव में टूट जाएंगे, साथ ही BH4 नेगेटिव में टूट जाता है। तो ऐसा कुछ कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। बस यही कंपाउंड को, यहाँ पे जो बना हुआ कंपाउंड है, इसको जब आप गर्म कर देते हैं तो गर्म करने से हमारे पास बन जाता है H3B3N3H3, जो क्या है, बोराजीन है ना। सिंपली इसको क्या लिख सकते हो आप, B3N3H6 बोराजीन का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो मेथड है वो
लेस इफिशियंट मेथड है, इसको बहुत ही कम यूज़ किया जाता है। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे जो हीट देते हैं ना वो अनकंट्रोल्ड होता है, कंट्रोलेबल हीट हम यहाँ पे नहीं दे सकते और अनकंट्रोल्ड होता है, इससे यहाँ पे बहुत सारे प्रोलाइटिक टाइप का प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म हो जाता है, मतलब बहुत अनकंट्रोलेबल बॉन्ड फ्यूजन होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, इसलिए इस मेथड को ज़्यादा यूज़ नहीं करते। तो सेकेंड मेथड कौन सा है? सेकेंड मेथड की बात करें तो सेकेंड मेथड में हम यूज़ करते हैं, नोट करते जाइएगा, बहुत अच्छा सा नोट्स बन जाएगा आपका। अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कराई जाती है BCl3 से। अब यहाँ पे देखो इसकी प्रॉपर्टी कैसा है, तो जो BCl3 है वो लुईस एसिड के जैसा बिहेव करेगा, अमोनियम क्लोराइड बेस के जैसा, बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन है इसके पास, डोनेट करके ये कुछ ब्रेक करेगा। तो जैसे ही इनके रिएक्शन कराते हैं आप, तो सबसे पहले जो रिएक्शन है उसमें प्रोडक्ट बनता है आपका H3 Cl3 B3 N3 H3, ऐसे प्रोडक्ट्स बनता है। अब इसकी रिएक्शन करा देते हैं किसी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट से। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट आप ले लो सोडियम बोरोहाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड ले लेते हैं, एक कंट्रोल टाइप का रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो जब स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट से इसकी रिएक्शन कराई जाती है, उस केसेस में यहाँ पे फिर हमारे पास बन जाता है Cl3 बाहर चला जाएगा, उसकी जगह H3 आ जाएगा, B3 N3 H3, बोराजीन फॉर्म हो जाता है। ठीक है, यहीं पे एक और भी प्रोडक्ट पॉसिबल है, वो भी आप लिख लो क्योंकि पेपर में आता है ऐसा। जब आप इस प्रोडक्ट की रिएक्शन करा देते हैं इससे ऑर्गेनोलिथियम से, ठीक है, तो जब ऑर्गेनोलिथियम से इसकी रिएक्शन कराते हो आप, उस केसेस में यहाँ पे R सब्सटीट्यूटेड एल्किल सब्सटीट्यूटेड बोराजीन का फॉर्मेशन होगा, R3 B3 N3 H3, इसका फॉर्मेशन होता है, इसको बोलते हैं एल्किल सब्सटीट्यूटेड बोराजीन, एल्किल सब्सटीट्यूटेड बोराजीन। तो ये तो हो गई बात प्रिपरेशन की, साथ ही इस मेथड को कैसे प्रिपेयर करते हैं करके भी एक क्वेश्चन बनता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको नोट कर लो। फिर एक और रिएक्शन मैं आपको बताती हूँ। कभी कभी क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड की जगह पे ना हम इसी की सब्सटीट्यूशन ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल RNH3Cl ले लो। अब इसकी रिएक्शन करा दीजिए। इसकी रिएक्शन जब आप कराते हैं BCl3 से, तो उस केसेस में स्टार्टिंग से ही हमारे पास बन जाता है क्या, R3 N3 B3 H3, ऐसे बन जाता है, एक ऐसा प्रोडक्ट बनता है। पहले से R सब्सटीट्यूटेड है, फर्दर इसकी रिएक्शन करा दी जाए किसके साथ, Cl3 हो गया यहाँ पे, Cl3, फिर इसकी रिडक्शन करा दी जाती है। तो रिडक्शन के बाद हमारे पास बन जाता है प्रोडक्ट RLi के बाद, तो ऑल सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा R3 B3 N3 और R3, इसको आप बोलोगे बोराजीन का ऑल एल्किल सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट। तो ये कैसे बनता है करके भी आता है, तो ये प्रिपरेशन समझ आ गया हमको। क्या बताया मैंने, सबसे पहले ऐसे सिंपल लैंग्वेज में याद करते हैं कि बोराजीन क्या होता है, बोरॉन और नाइट्रोजन का अल्टरनेट बना हुआ 6 मेंबर्ड रिंग वाला एक प्रोडक्ट होगा। ये जो बोराजीन होता है उसके प्रिपरेशन के लिए हम दो मेथड को यूज़ करते हैं। एक होता है लेस एफिशिएंट मेथड, जिसमें हमने क्या किया था, डाइबोरिन की रिएक्शन कराई थी अमोनिया से, और डाइबोरिन की रिएक्शन अमोनिया से कराते ही हेट्रोलाइटिक फ्यूजन होगा, ऐसा कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसको हिट करने से बोराजीन हमको मिल जाता है। ज़्यादा यूज़ करने वाला जो मेथड है उसमें हम क्या करते हैं, अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कराते हैं BCl3 से। जब अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन BCl3 से कराई जाती है, उस समय ये प्रोडक्ट्स हमको मिलता है, जिसका फर्दर रिडक्शन करा देते हैं। रिडक्शन कराने से हमें बोराजीन मिल जाता है। साथ ही जब इसकी किसी लिथियम एल्किल लिथियम के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये प्रोडक्ट मिलता है। ये पेपर में पूछे जाते हैं कि कैसे हम बोराजीन के सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाएंगे। एक चीज़ और याद रखिएगा, यहाँ पे ना ये जो एल्किल ग्रुप है वो किससे अटैच हुआ है, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, पर यहाँ पे इसको आप जब स्ट्रक्चर बनाओगे तो इसको बोरॉन सब्स्टिट्यूटेड, बोरॉन से जो हाइड्रोजन है उसको सब्स्टिट्यूट करके एल्किल ग्रुप को अटैच कराएंगे। अब जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसके बारे में मैं आपको बोलने वाली थी कि मैं सबसे ज़्यादा जो फोकस करूँगी इस वीडियो में वो क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ द बोराजीन। और जैसे ही आप स्ट्रक्चर अच्छे से समझेंगे इसकी प्रॉपर्टी अपने आप समझ आ जाएगा। तो चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बोराजीन। इनके स्ट्रक्चर्स में देखें तो सबसे पहले इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होगा। ऐसे सबके साथ ही हाइड्रोजन कनेक्टेड होगा, जनरल फॉर्मूले से समझ आता है, हाइड्रोजन 6 है
तो हमने हाइड्रोजन भी कनेक्ट कर दिया। अब आपको क्या समझ आ रहा है, यहाँ पे जो हमारा नाइट्रोजन है उसके पास है लोन पेयर, तो नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर, और जो बोरॉन है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। दैट इज़ द रीज़न कि ये जो नाइट्रोजन है वो अपना इलेक्ट्रॉन बोरॉन को दे देते हैं, और ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जो बुक्स में लिखा होता है। कैसा स्ट्रक्चर? बोरॉन नाइट्रोजन, बोरॉन नाइट्रोजन, ऐसे लिखा होता है, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर से हमको एक इन्फॉर्मेशन मिलती है जो बिल्कुल रॉन्ग है, जो उसके सारे केमिकल प्रॉपर्टी को डिफाइन नहीं करेंगे। वो क्या इन्फॉर्मेशन मिल रहा है हमको? इस स्ट्रक्चर से एक चीज़ पता चलता है कि जब ऐसे बॉन्डिंग हो जा रही है तो जो नाइट्रोजन है वो अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया है, जबकि जो बोरॉन है उसको तो इलेक्ट्रॉन दे रखा है ना इसने ऐसे, तो जब इसने इलेक्ट्रॉन दे रखा है तो अब हमारा जो बोरॉन है वो इलेक्ट्रॉन रिच हो गया है। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया है, इलेक्ट्रॉन रिच, ऐसे इन्फॉर्मेशन हमको मिलता है जैसे बुक में स्ट्रक्चर दे रखा है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। पर आप खुद से पढ़िएगा, इसमें ना बहुत डिटेल में मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। इसके अगर मैं बॉन्डिंग को देखूँ तो इसमें बॉन्डिंग जो होता है BH बॉन्ड वो 2 टाइप से आपको दिख रहा होगा। इसकी बॉन्डिंग में फोकस करें तो यहाँ पे 2 टाइप की बॉन्डिंग आपको दिख रहा है। सबसे पहले जो बॉन्डिंग है वो है क्या? नाइट्रोजन और बोरॉन के बीच में पोलर सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है आपको। और ये पोलर सिग्मा बॉन्ड्स कुछ ऐसा है कि जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो टुवर्ड्स नाइट्रोजन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन की विथड्रॉइंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। अगर आप इंडक्टिव फैक्ट पढ़े हैं तो हमें इतना चीज़ें समझ आता है, बेसिक समझो केमिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें, कि नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो ज़्यादा है बोरॉन से। तो जो मेन बॉन्ड जो फॉर्म हो रहा है इनके बीच में, सिग्मा बॉन्ड, जो मेन बॉन्ड इनके बीच में फॉर्म हो रहा है सिग्मा बॉन्ड, उसका नेचर कैसा है? पोलर सिग्मा बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, और साथ ही ये थोड़ा सा इसके साइड है। इस बेसिस पे हमें एक चीज़ समझ आया कि नाइट्रोजन जो है उसका नेचर कैसा है? इलेक्ट्रॉन रिच, और ये कैसा है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। पर सेकेंड चीज़ में हमने एक चीज़ देखेंगे कि अभी ऐसा तो हो गया, उसके बाद ना इनके बीच एक और बॉन्ड फॉर्म होता है, जो कि इनके बीच में होता है, इसके पास एक एम्प्टी p ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है और इसके पास फिल्ड p ऑर्बिटल प्रेजेंट है। तो ये जो एम्प्टी वाले p ऑर्बिटल्स है उसमें ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और p पाई इसको क्यों फिल्ड कर दिया? ये तो वेकेंट है ना, ये खाली है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो यहाँ पे ये जो फील्ड वाले p ऑर्बिटल्स है 2p पाई ऑर्बिटल, ये भी 2p पाई ऑर्बिटल्स है, तो यहाँ पे p पाई बैक बॉन्डिंग भी होगा। तो इतनी चीज़ें हमें समझ आ गया। अब आप मुझे बताओ आपके हिसाब से दोनों में किसकी एक्सटेंट ज़्यादा अच्छी है? दोनों में कौन सी बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छी है? ऑब्वियस ये वाली बॉन्डिंग, सिग्मा पोलर बॉन्ड यहाँ पे डोमिनेट कर जाता है। और यही रीज़न है कि अब ये जो कहना, ये जो स्ट्रक्चर लिखा होता है ना बुक में, ये बिल्कुल गलत है। यही रीज़न है कि हम इस स्ट्रक्चर से सारे केमिकल प्रॉपर्टी को डील नहीं कर सकते। जब आप केमिकल प्रॉपर्टी में जाते हैं, आप एडिशन रिएक्शन की बात करते हैं या आप किसी इलेक्ट्रोफाइल के रिएक्शंस की बात करते हो, तो वो तो अलग ही होगा, ठीक है। मैं भी आपको बताती हूँ। तो आप सबसे पहले ये नोट कीजिए कि जो बोराजीन है उसमें बोरॉन और नाइट्रोजन के बीच 2 टाइप्स की बॉन्ड है, एक पोलर सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है और एक p पाई बैक बॉन्डिंग इसमें हो रही है। एक्सटेंट की बात करें तो यहाँ पे ये वाला बॉन्ड ज़्यादा अच्छा होता है जिसमें ये पोलर बॉन्ड्स है, तो इसके बेसिस पे नाइट्रोजन अभी भी कैसा होगा? इलेक्ट्रॉन रिच साइट है। अभी भी नाइट्रोजन कैसा है? इलेक्ट्रॉन रिच साइट है। यही रीज़न है कि जब भी आप किसी न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन कराते हैं तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे जाके अटैक करता है? बोरॉन के पास। और आप जब इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन कराते हैं, कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो इलेक्ट्रोफाइल हमेशा अटैक करता है नाइट्रोजन के पास। इस स्ट्रक्चर से तो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। समझ आ रहा है? चीज़ें क्लियर हो रही है? तो हमें एक चीज़ याद रखना है कि जब भी किसी इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन कराएंगे वो नाइट्रोजन के पास ही जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन सीधा उसको बोल देता है कि आप आइए मेरे पास, क्योंकि मेरे पास इलेक्ट्रॉन है। मैं तो बोरॉन को जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए बना रखा था, और वो जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए ही कि चलो रिंग बना लेते हैं, प्लेनर रिंग है तो हमारा जो लोन पेयर खाली है उसको थोड़ी देर के लिए आप रख लो और ऐसे डबल बॉन्ड्स बना देते हैं, ऐसे करता है। तो ये जस्ट ना ये वाला जो बॉन्ड है वो सिर्फ फॉर्मेलिटीज बॉन्ड है।
जबकि आप बेंजीन की बात करो तो बेंजीन में कंप्लीट पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहला डिफरेंस तो यहीं पे समझ आ गया है आपको कि जो बेंजीन होता है उसमें डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली होता है, जबकि बोराजीन में कंप्लीटली डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता। यहाँ पे टेम्पररी होता है, ये कुछ समय के लिए नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन बोरॉन को देता है, लेकिन बहुत ही कम समय के लिए होता है। यही रीज़न है कि ये बॉन्ड बहुत ही वीक होते हैं। जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो बहुत ही वीक बॉन्ड होता है, वो थोड़ी देर के लिए देता है जस्ट कि आप रखो, पर जैसे ही उसको कोई नया ग्रुप मिलता है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो वो तुरंत ही नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन उसको डोनेट कर देता है। समझ आया? सेम केस बोरॉन के साथ होता है। बोरॉन के पास आप जैसे ही किसी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज को लेके जाएंगे ना तो वो तुरंत ही बोलेगा आप मुझे इलेक्ट्रॉन डोनेट करो, मैं खाली हूँ, मेरा कोई भी जो वेकेंट ऑर्बिटल्स है वो फिल्ड नहीं हुआ है, मैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अभी भी हूँ, आप आकर के इलेक्ट्रॉन मुझे दे सकते हो। तो ये केमिकल प्रॉपर्टी में आप समझेंगे जो बहुत ही प्रॉब्लम कर देता है अगर हम इस स्ट्रक्चर को लेके चले। तो इतनी चीज़ें होप आपको समझ आ रहा होगा कि सबसे पहला चीज़ एक चीज़ हमें समझ आ गया कि जो बोरॉन होता है उसके स्ट्रक्चर में डिटेल में अगर हम देखें तो ये बेंजीन के जैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि बेंजीन में थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं हम, बेंजीन में कंप्लीटली डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, बोराजीन में कंप्लीटली डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता। तो पहला चीज़ यही लिख लीजिए आप, दोनों में डिफरेंस समझ आते जा रहा है। अभी मैं कंटिन्यू कराऊंगी आपको डिफरेंस में। एक चीज़ ये समझ आ गया, ठीक है। दूसरा चीज़ अगर मैं इसके स्ट्रक्चर्स की और बातें करूँ ना तो हम इसके बॉन्ड्स की बात करते हैं। तो आप देखोगे फर्स्ट थिंग मैंने क्या कहा, इसमें कंप्लीटली डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, इसमें कंप्लीटली डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ठीक है। दूसरा चीज प्लेनर तो है, जैसे ये प्लेनर है वैसे ये भी प्लेनर है, दोनों ही प्लेनर है, तो प्लेनर तो दोनों ही है। हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो यस sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, दोनों के दोनों, इसके कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, सॉरी इसके कार्बन इसके भी जो एटम होते हैं वो कैसे होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। लेकिन एक चीज़ और आ जाता है, बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं। बेंजीन ना बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एंगल्स की बात कर रही हूँ मैं अभी। तो जो बेंजीन है उसके सारे ही कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो इनके बॉन्ड भी इक्वल होते हैं। ऑल बॉन्ड एंगल आर इक्वल, सारे बॉन्ड एंगल इक्वल होता है, कितना होता है 120। लेकिन अब मैं इसके बॉन्ड एंगल्स की बात कर ले तो बात करें इसकी बॉन्ड एंगल का तो आप देखो यहाँ पे ये वाला बॉन्ड एंगल और ये वाला बॉन्ड एंगल डिफरेंस होता है। अब क्यों होता है वो भी मैं आपको समझाती हूँ। ये बॉन्ड एंगल होता है 117 के आसपास और ये बॉन्ड एंगल होता है 122 के आसपास। 120 तो कोई भी नहीं है, तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल भी डिफरेंस है बेंजीन से। बेंजीन के सारे बॉन्ड एंगल एक जैसा होता है 120, बोराजीन में सारे बॉन्ड एंगल एक जैसे नहीं होते। यहाँ पे ये बॉन्ड एंगल जो होता है वो 117 होता है, जबकि ये बॉन्ड एंगल जो होता है वो कितना होता है 122। अब इसका भी रीज़न क्या है वो भी समझा देते हैं, इससे और इंटरेस्ट आ जाएगा पढ़ने में। बात करें बॉन्ड एंगल्स की तो उसको ऐसे समझो आप कि यहाँ पे ना कौन सी बॉन्ड बन रहा है, BN बॉन्ड, ये वाली बॉन्ड्स है। यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसा होगा टूवर्ड्स नाइट्रोजन। तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन थोड़ी दूर दूर है इसलिए यहाँ पे ज़्यादा रिपल्शन नहीं होता, क्योंकि दूर है ना, यहाँ से कंपेरेटिवली देखिए दूर है और इलेक्ट्रॉन दूर होते हैं तो ज़्यादा रिपल्शन नहीं होता। ये हम पढ़े ऑलरेडी, बेंट रूल में पढ़ते थे ना, लोन पेयर रिपल टू इच अदर, ज़्यादा रिपल करता है बॉन्ड पेयर में, और बॉन्ड पेयर्स में भी हम देखते थे कि कितना डिस्टेंस है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इधर ही रहता है, यहाँ पे रहता है, तो इनके बीच में गैप ठीक ठाक होता है, तो ज़्यादा ये रिपल्शन नहीं शो करते, ज़्यादा रिपल्शन शो नहीं करते, इसलिए इसका जो बॉन्ड एंगल है 117 हो जाता है। अब इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नाइट्रोजन है, इधर बोरॉन है, इधर बोरॉन है। अब इनके शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो कैसा होगा, बात करें इनके शेयर्ड इलेक्ट्रॉन के तो टूवर्ड्स नाइट्रोजन यहाँ पे। अब देखिए आप डिस्टेंस कितना कम हो गया है, ड्यू टू द लेस डिस्टेंस, दोनों में बहुत ही कम डिस्टेंस होता है, ये तो एक दूसरे को हायर रिपल्शन करता है। अब ज़्यादा रिपल्शन करेगा तो बॉन्ड एंगल भी ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए इनके जो बीच के बॉन्ड एंगल होते हैं तो हाई रिपल्शन ये थोड़ा ज़्यादा हो जाता है और 122 डिग्री हो जाता है। तो ये चीज़ें समझ आ गया होगा। तो सेकंड चीज़ें हमने कंपेयर कर लिया बेंजीन के साथ कि इनका जो बेंजीन का बॉन्ड एंगल होता है वो सारे इक्वल होते हैं, 120 होगा, पर जो बोराजीन है उसके बॉन्ड एंगल 117 एंड
122 होता है, इक्वल नहीं होता। दो चीज़ें समझ आ गई। अब और भी हम कंपेयर करते जाते हैं, ठीक है। तीसरा जो कंपैरिजन है वो है बॉन्ड लेंथ की बात करें तो बॉन्ड लेंथ आपको बता दो दोनों का इक्वल होता है। बॉन्ड लेंथ में इतना इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन ये वाला जो बॉन्ड लेंथ होता है ना, ये वाला और ये वाली बॉन्ड लेंथ, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन वाला, ये बॉन्ड लेंथ सेम नहीं होता। ये भी नोट कर लीजिएगा। ये और ये बॉन्ड लेंथ मतलब BH का जो टर्मिनल BH बॉन्ड है और NH बॉन्ड है वो नॉट इक्वल। अब कौन ज़्यादा होगा कौन कम होगा ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। जस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव वेज पे आप बता सकते हैं, है ना। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो वो ज़्यादा खींच के रखेगा हाइड्रोजन को। बोरॉन की कंपेरेटिवली नॉर्मली कम होता है तो वहाँ पे इसका ज़्यादा होगा इसके कंपेरिजन में, ठीक है। आप मुझे एग्जैक्ट कितना होता है वो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा बॉन्ड लेंथ इसमें कितना होगा। तो इतनी चीज़ें हम समझ लिए। इसके बाद मैं और भी आपको वन बाय वन बताती हूँ कि कैसे पता चला था हमको कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहीं पे ही ज़्यादा है, क्योंकि स्ट्रक्चर तो हम ऐसे बनाते हैं, पर कैसे पता चला, कैसे मैं बोल पा रही हूँ कि ये बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसको मैं अभी आपको बताती हूँ, ठीक। आपको बताओ कि क्यों मैं ऐसे बोल रही थी कि पूरा वीडियो देखने के बाद आप भी खुद सोच में पड़ जाएंगे कि इसे बेंजीन कहना चाहिए, इनऑर्गेनिक बेंजीन या नहीं। वो आपके सामने है। मैं यहाँ पे इसका कंपेयर कराऊंगी बेंजीन के साथ। तो जब बेंजीन के साथ इसकी कंपेयर कराते हैं तो सबसे पहले ना आपको मैं एक यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ दिख रहा होगा। ये स्ट्रक्चर है डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का। और यही रीज़न है कि मैं उस टाइम जो स्ट्रक्चर बनाए थे उसमें बोल रही थी कि नाइट्रोजन पे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर बोरॉन। तो अभी देखते हैं, जब इनकी इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन का स्ट्रक्चर देखा गया तो आप देखोगे कि ये जो स्ट्रक्चर है वो है बेंजीन का और ये है बोराजीन का। तो जो बेंजीन है उसके सारे एटम में इक्वली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमको शो हुआ। ये जो दिख रहे हो आप, ये सारे एटम्स हैं। एटम्स में क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑल एटम्स में सेम था। किसके केसेस में, बेंजीन के केस में। तो यही रीज़न है कि बेंजीन जो होता है ना उसमें इलेक्ट्रॉन जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम है, तो उसके जो बॉन्ड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। और इसमें हम बोल सकते हैं कि डिलोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉन्स ये कम्प्लीटली शो करता है। और इसका नेचर भी एरोमेटिक है, कम्प्लीटली एरोमेटिक इसको बोल सकते हैं। जबकि बोराजीन को पूरा एरोमेटिक कहना बिल्कुल गलत होगा। प्लेनर होता है, रिंग सिस्टम है, सब कुछ फुलफिल हो रहा है, फिर भी हम इसको कंप्लीट एरोमेटिक नहीं कह सकते। इवन आगे आने वाले जो प्रॉपर्टीज़ है ना उसमें मैं और इसको क्लियर करूँगी, पर आप इसे एरोमेटिक नहीं बोल सकते क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम्प्लीटली इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता। यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना, जहाँ पे आपको ज़्यादा दिख रहा है ये वाला एरिया आप देख रहे हैं, कंपेरेटिवली इससे ये ज़्यादा दिख रहा है। ये है नाइट्रोजन एटम, ये क्या है, नाइट्रोजन एटम, और इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। ये है बोरॉन एटम जिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। तो यहाँ से आपको एक चीज़ क्लियर हो गया कि पूरा बॉन्ड्स बनने के बाद भी जो नाइट्रोजन है वो ही इलेक्ट्रॉन रिच होता है इसमें, और जो बोरॉन का साइड है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। तो ये चीज़ें हमें यहाँ से क्लियरिटी मिलती है जब आप इसके डिलोकलाइजेशन ऑफ बोराजीन की स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। उसके बाद हम थोड़ा कंपेयर करते जाते हैं। तो एक चीज़ तो हमें क्लियर हो गया कि भले यहाँ पे ऐसा लिखा होता है कि ये इसको डोनेट कर रहा है, ऐसे डोनेट कर रहा है तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, गलत है। अभी भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी ही ज़्यादा होगी और इसकी कंपेरेटिवली कम होगी। ये चीज़ें यहीं से आपको याद रखनी है। फिर कंपेयर की बात करें तो कंपेयर में सबसे पहला कंपेरिजन मैंने इसी चीज़ को लिख दिया है कि इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशंस आर इक्वल इन ऑल एटम्स, बट इसके केसेस में सारे एटम्स में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा नहीं होता। सेकेंड चीज़ है CH बॉन्ड्स की बात करें, ये वाली C और H बॉन्ड की बात करें तो सारे CH बॉन्ड इक्वल होता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बता दिया था इसके केस में जो BH बॉन्ड है और NH बॉन्ड है वो इक्वल नहीं होता, ठीक है। फिर बॉन्ड एंगल्स की बात करें तो बॉन्ड एंगल्स में ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। 120 होना चाहिए, ये भी कैसा होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये सारे एटम्स भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, प्लेनर है, तो 120 होना चाहिए एग्जैक्टली। पर इसके केसेस में बॉन्ड 120 होता है और इसके केसेस में बॉन्ड एंगल इक्वल नहीं होता। कितना कितना होता है, यहाँ पे वाला जो बॉन्ड एंगल है ये थोड़ा ज़्यादा होता है 122 के आसपास डिग्री 9 है ना, और इसका जो बॉन्ड एंगल है वो थोड़ा कम हो जाता है 117 के आसपास। इतनी चीज़ें समझ आ गया। तो बॉन्ड एंगल नॉट इक्वल कितना कितना होता है ये भी आप लिख देना कि जो नाइट्रोजन बोरॉन नाइट्रोजन होता है ये थोड़ा कम होता है, ये होता है 117,
122 थोड़ा ज़्यादा होता है और बोरॉन नाइट्रोजन बोरॉन वाले जो बॉन्ड है वो कम होते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन कर दिया था रीज़न, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हमें समझ आ गया। अब बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं। तो ऐसे तो दिख रहा है कि यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर है वो सबका इक्वल होगा, वहाँ भी बॉन्ड ऑर्डर इक्वल होता है, पर उसका बॉन्ड ऑर्डर कंपैरेटिवली इससे कम होता है। इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 1.5, बॉन्ड ऑर्डर होता है 1.5, इसका 1.5 से कम होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होता। इसके जो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं ना, ये कंपैरेटिवली वीक होते हैं। ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो कंपैरेटिवली वीक होगा। अब वीक होने की वजह से ये जल्दी ब्रेक हो जाता है। यही रीज़न है कि ये केमिकली लेस स्टेबल है, थर्मोडायनेमिकली ज़्यादा स्टेबल है। ये थर्मोडायनेमिकली लेस स्टेबल है और केमिकली ज़्यादा स्टेबल है। अब ये जो टर्म है अपोजिट वाला वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में समझाऊंगी जब इसकी प्रॉपर्टी और रिएक्शंस की बात करेंगे। तो ये था डिफरेंस बेंजीन एंड बोराजीन में। होप आपको ये समझ आया होगा, साथ ही अब आपके डाउट्स भी क्लियर हो गए होंगे। अब जब हमने बहुत अच्छे से इसके स्ट्रक्चर की स्टडी कर लिया है तो इसकी प्रॉपर्टी तो अपने आप बन जाएगा, है ना, जब हम इसके रिएक्शंस कराएंगे। तो इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाने वाली हूँ। वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर बहुत अच्छे से समझ आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अभी कंटिन्यू हम बोराजीन बोरॉन के रिलेटेड सारे ही कंपाउंड्स में स्टडी कराऊंगी, साथ ही मेन ग्रुप एलिमेंट्स 13 ग्रुप एलिमेंट्स को पूरा डीपली पढ़ने वाले हैं।